आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। आपकी क्लास 12 ज्योग्राफी में दो बुकें हैं, पहली मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी भारत अर्थव्यवस्था और लोग। आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। ठीक है ना। और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या आपको जो मानव भूगोल आप पढ़ने वाले हो क्लास 12 में, उसका इंट्रोडक्शन कौन कराता है, यही चैप्टर कराता है। ठीक है ना। और कई स्कूलों में क्या इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर क्या है, इंट्रोड्यूस करता है पूरी बुक को। ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताया जाता है कि मानव भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके विशेष क्षेत्र क्या है। ठीक है ना। तो चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आपका जो चैप्टर होने वाला है इसको हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वन शॉट वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है या पार्ट वाइज ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको जैसे अच्छी लगती है वैसे मैं क्या वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपकी ज्योग्राफी को हम दो भागों में रख सकते हैं। पहला आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आपका हो गया मानव भूगोल। अब जो भौतिक भूगोल में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया वन, जलवायु, वर्षा, जो भी अपने क्लास 11 में पढ़ो आपको भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। आपके जो मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव का जो पर्यावरण के साथ यानी प्रकृति के संग जो अंतर संबंध है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल हम कहते हैं। ठीक है। यानी कि प्रकृति और मानव का जो अंतर संबंध है, इसको हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। ठीक है ना। अब मानव प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है और प्रकृति मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक बात सारी क्लियर है आपको। तो आगे हम देखते हैं। तो भूगोल क्या है, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक है, अनुभाविक है और व्यवहारिक है। अब समाकलनात्मक का मतलब क्या है कि जो भूगोल है उसने अपने अंदर क्या है, सारे विषयों को समाया हुआ है। ठीक है ना। यानी हर चीज़ के भूगोल के अंदर समाई हुई है और इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ए टू जेड आपके विषय हैं वो सारे इसके अंदर समाये हुए हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या है, समाकलनात्मक है। ठीक है। और हम भूगोल में यानी हम सबका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं जो सारे विषय भूगोल से निकलते हैं और सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अनुभाविक कैसे है, अब आपकी जो वायु है उसको आप अनुभव करते हो, देख तो सकते नहीं हो। ठीक है ना। और आपके व्यवहार में भी है भूगोल। ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक समझ गए इन तीनों वर्ड का मतलब। अनुभाविक का मतलब आप समझ ही चुके हो। आपकी जो वायु होगी, हवा होगी, यानी इसको आप महसूस करते हो। ठीक है ना। इसको आप अनुभव करते हो, ना कि इसको आप देख सकते हो। ठीक है ना। और जो समाकलनात्मक का मतलब है उसमें कि आपके जितने भी जो विषय हैं उसके अंदर समाये हुए हैं। जो भूगोल एक विस्तृत सब्जेक्ट है। ठीक है ना। उसको हम विस्तृत रूप से क्या इसका अध्ययन करते हैं और सारे विषय इसके अंदर समाये हुए हैं। ठीक है ना। और जो भूगोल आपके व्यवहार में भी होती है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर भी इसका अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं तो पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, आप खुद भी जानते हो। पहला है प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण, दूसरा है आपका मनुष्य यानी कि मानव, यानी जीवन के रूप में मनुष्य है, और दूसरा क्या आपका प्रकृति है। और इन दोनों के अध्ययन को तो हम किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखें तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, यानी कि जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है। ठीक है ना। आप खुद भी जानते हो भौतिक पर्यावरण मैंने बता दिया, वन, वनस्पति, जलवायु, आपके वर्षा हो गए, बादल कैसे बनते हैं, इस सबका जो अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में हम करते हैं। यानी कि जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। ठीक है ना, अध्ययन करता है। आगे हम देखें तो मानव भूगोल आखिरकार है क्या, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं। तो मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है ना। तो मानव भूगोल आखिरकार है क्या है, हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं। तो पहला क्या आप लिखोगे कि जो मानव भूगोल है उसमें हम प्रकृति का मानव के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, और मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने का कारण, यानी कि जो मानव है वो हर जगह पर क्या हमें इसका स्थानिक वितरण देखने को मिलता है, जो उसके द्वारा घटित घटनाएं होती हैं। ठीक है ना। हमें हर जगह क्या हमें देखने को मिलता है अलग अलग चीज़। ठीक है ना। हर मनुष्य द्वारा जो की जाती है घटनाएं हमें हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है ना। उसका स्थानिक वितरण किस प्रकार से है, इसका अध्ययन हम करते हैं। अब उसका उस जगह पर घटित होने का कारण क्या है, ठीक है, इसका अध्ययन भी हम करते हैं, किसमें, मानव भूगोल में हम करते हैं। और विश्व के विभिन्न भागों में हमें जो सामाजिक और जो आर्थिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं इसका अध्ययन हम करते हैं कि जो विश्व है उसके विभिन्न भागों में सामाजिक विभिन्नताएं क्यों हैं, आर्थिक विभिन्नताएं क्यों हैं। तो इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल के अंदर हम करते हैं। ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक आपको अगर फिर भी कोई डाउट आता तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा आपका चैप्टर होने वाला है। ठीक है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो आगे हम देखें तो भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है ना। यानी कि जो भूगोल का जो मुख्य सरोकार या जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पृथ्वी है
वो मानव का घर के रूप में है। यानी कि जो भूगोल क्या कहता है कि जो पृथ्वी है उसको मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने क्या मानव को पोषित किया। यानी कि जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है पृथ्वी द्वारा। अब पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन है उसका किस प्रकार से उपयोग करता है, ठीक है ना, किस प्रकार से उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। अब इन सबको जो अध्ययन है, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व है जो मानव उसको उपयोग में लाता है और अपने आप को पोषित करते हैं, अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। तो इन सबका अध्ययन हम किस में करना है, इसका अध्ययन करना है किसके अंदर, हमको मानव भूगोल के अंदर, ठीक है ना। अब हम कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं देख लेते हैं जो कुछ भूगोलवेताओं द्वारा दी गई है, जिनमें सबसे पहले आते हैं रेड जेल, ठीक है ना, जिनको क्या मानव भूगोल का पितामह भी माना जाता है और जनक भी माना जाता है। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। तो इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी कि जुड़ा हुआ अध्ययन है, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल हम कहते हैं, ठीक है ना। मनुष्य क्या है, प्रकृति के संसाधन लेता है, यानी अपने आप को पोषित करता है, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और संतुलन बना के चलते हैं, ठीक है ना। तो इनके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल हम कहेंगे, ठीक है ना। किसके अनुसार, रेड जेल के अनुसार है। मानव भूगोल में ये नहीं कि सिर्फ हम मानव का अध्ययन करेंगे, नहीं, इन दोनों के यानी प्रकृति का यानी कि मानव समाज का धरातल के यानी पृथ्वी के साथ जो अंतर संबंध है उनके संश्लेषित अध्ययन को यानी आपस में जुड़े हुए अध्ययन को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल हम कहेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या है, संश्लेषित वर्ड पर काफ़ी जोर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि इन्होंने क्या दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इन दोनों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल में हम करते हैं। इनके अनुसार ये कौन कहते हैं, रेड जेल कहते हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या मानव भूगोल का क्या जनक भी माना जाता है, रेड जेल को मैंने आपको बता भी दिया है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो एलन सी सैंपल द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब जो हमारी पृथ्वी है वो भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ठीक है ना, और जो मानव है वो भी क्रिया करता रहता है। अब इनके बीच का जो परिवर्तनशील संबंध है उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे, एलन सी सैंपल के द्वारा, ठीक है ना। अब सही बात है, अब इनके बीच में क्या संबंध में क्या परिवर्तन तो आता रहता है। जैसे कि आपको उदाहरण समझा सकता हूँ, जैसे कि पहले ज़माने में क्या था कि हमारी प्रौद्योगिकी थी वो इतनी विकसित नहीं थी, यानी आदिम तरीके की थी, ठीक है ना, पुराने टाइप की थी, इतनी विकसित नहीं थी। तब क्या होता था, जो प्रकृति है वो क्या है, मानव को दबा के रखती थी, यानी कि उनके अनुसार, प्रकृति के अनुसार क्या सब कुछ होता था। लेकिन आज के समय में क्या टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है जिससे जो मनुष्य ने क्या क्या प्रकृति पर अपनी विजय पा ली है, ठीक है ना। उन्हें प्रकृति को क्या बिल्कुल तरीके से नष्ट कर लिया, अपने उपयोग में बिल्कुल तरीके से उसको प्रयोग कर चुका है। तो इनके बीच में क्या हमें संबंध में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले कुछ और था, अब कुछ और संबंध है इनके बीच में। तो इनके बीच में जो परिवर्तनशील जो अध्ययन आते, परिवर्तनशील संबंधों के जो अध्ययन हम करते हैं वो मानव भूगोल के अंदर हम करते हैं एलन सी सैंपल के द्वारा, ठीक है ना। अगली जो परिभाषा दी गई है वो पोल विडाल डी ला ब्लास द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल हम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं और जो हमारे इस धरती पर जो जीव रहते हैं, अब इन दोनों के मध्य जो संबंध है इसके अधिक संश्लेषित ज्ञान और जुड़े हुए ज्ञान को, यानी कि जो इनका आपस में इनका जो अध्ययन है, इनका जो अंतर संबंध है, ठीक है ना, इनका जो अंतर संबंध है, अब इसके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इस संकल्पना को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल हम कहेंगे, ठीक है। इनके अंतर संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ इस संकल्पना को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल हम कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। और वाली जो आपकी दो जो परिभाषा थी इंपॉर्टेंट थी कि एलन सी सैंपल वाली और रेड जेल वाली के इंपॉर्टेंट आपके लिए परिभाषा है, ठीक है ना। ये तीसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनके परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। बार बार वही बातें रिपीट की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि हमें जो मानव भूगोल का जो अध्ययन होता है वो मानव और जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, अब उनके जो अंतर संबंध है हम जो उसका अध्ययन कब कर पाते हैं, जब इनके द्वारा में क्या है, परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अब आगे हम देखें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है कि भूआकृति, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि किसके अंतर्गत आते हैं, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। अब मानव भूगोल में क्या क्या आता है, गृह, गाँव, नगर, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग आदि भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। यानी कि जो हम मानव भूगोल में क्या देखते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण है उसके द्वारा जो प्रदान किए गए संसाधन है उसका जो मानव ने क्या उपयोग करके इन सब चीज़ों का निर्माण किया है, और यही सब चीज़ों तो अध्ययन हम किस में कर रहे हैं, मानव भूगोल में कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब वही भौतिक पर्यावरण से जो संसाधन प्राप्त करा मानव ने, और क्या क्या इन सब चीज़ों का निर्माण कर दिया। अब इनके बीच में क्या ये अंतर संबंधी है, ठीक है ना, किस प्रकार से उन्होंने क्या संसाधनों का प्रयोग किया जो हमें प्रकृति द्वारा दिए गए भौतिक पर्यावरण द्वारा मिले हैं, उसका किस प्रकार से मानव ने उपयोग किया। अब इनके बीच में अंतर संबंध को दर्शा रहा है। तो यही क्या होता है, हमारा मानव भूगोल होता है। कुछ नहीं, आपको मानव भूगोल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मानव तथा भौतिक पर्यावरण के बीच में तो अंतर संबंध में देखने को मिलता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल हम कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। अब चैप्टर में क्या बार बार वही रिपीट हो जा रही है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में। तो आगे हम देखें तो भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बड़े स्तर पर क्या परिवर्तित किया गया। अब वही बात है कि जो मनुष्य है उसने क्या भौतिक पर्यावरण को क्या बड़े स्तर पर क्या परिवर्तित कर दिया गया। अब उसके संसाधनों का क्या पूरी तरह से कितना उपयोग कर लिया गया है, जो भौतिक पर्यावरण है पूरी तरह से क्या परिवर्तित हो चुका है, और साथ ही क्या है इसने मानव जीवन को भी प्रभावित किया है। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक समझिए, सिंपल सी बात थी। अब आगे हम देखें, हमारा अगला टॉपिक है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपकी 3 विचारधाराएं आ जाती हैं। कौन कौन सी, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी नियतिवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। अब एक एक करके क्या हम इसको देखते हैं, ठीक है ना, और इसी में आप क्या है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण आप पढ़ने वाले हो। यानी कि मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या है कि जो मानव था वो प्रकृति के अंडर में रहता था, यानी कि जो प्रकृति ने मानव को गुलाम बना रखा था, और जो मानव था वो पुराने टाइम में क्या करता था, प्रकृति की पूजा करता था। इसको हम क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। और अब क्या हो रहा है कि जो मानव है उसने प्रकृति को अपने अंडर में कर लिया, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। इसको हम विस्तार से भी थोड़ी देर बाद अध्ययन करेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं, जो कि 3 विचारधाराएं हैं इसको देखेंगे पहले, ठीक है ना, कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और नव निश्चयवाद क्या है। तो बारी बारी करके हम इसको देखते हैं। तो ये जो आपकी विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसको हम नियतिवाद भी कहते हैं, तो इस विचारधारा के अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम यानी पुराने समय का जो मानव था और प्रकृति से डरकर रहता था, और मनुष्य ने खुद को क्या है प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि वह खुद क्या प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल निम्न स्तर की थी। इसलिए क्या है उनने सुने क्या प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया, ठीक है। तो इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहले आप लिखोगे कि जो टेक्नोलॉजी थी वो निम्न स्तर की थी, ठीक है ना, यानी कि जो बिल्कुल भी विकास नहीं था, किसका, तकनीकी का विकास नहीं था, ठीक है ना। इसलिए जो मनुष्य था वो प्रकृति से डर कर रहता था और क्या प्रकृति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। लेकिन जो आज का टाइम है टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, जो मनुष्य है उसने क्या प्रकृति को प्रभावित करना चालू कर दिया है। पहले इन सब चीज़ का ज्ञान नहीं था, किसको, मनुष्य को। इसलिए जो क्या प्रकृति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता था और प्रकृति क्या है प्रकृति से बिल्कुल डर कर रहता था, प्रकृति से पूजा करता था, ठीक है ना। जैसे कि बाढ़ वगैरह आ रही है तो मनुष्य क्या डर जाता था उससे बिल्कुल भी, यानी जो प्रकृति की देन है सब, ठीक है, बाढ़ भूकंप वगैरह तो उससे डर जाता था मनुष्य। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इसका सबका पहले से ही क्या व्यवस्था कर दी जाती है, ठीक है ना। पहले पता चल जाता है कि इस एरिया में भूकंप आने वाला है, तो मनुष्य ने क्या इस पर जीत पा ली, क्योंकि जो हमारी तकनीक है उसका विकास हो चुका है। तो उस टाइम पर क्या था, जो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, यानी निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना। पहली विशेषता ये हो गई। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पर्यावरण निश्चयवाद की। अगला है कि मानव का विकास ना के बराबर, जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मानव का विकास ना के बराबर था, ठीक है। जब मानव का विकास हो जाता है तो क्या टेक्नोलॉजी को विकसित खुद कर लेता है। और आगे हम देखें तो मानव क्या था, प्रकृति की सुनता था और उसी की पूजा करता था और उससे डरता था, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था पहली लाइन में ही। और मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप से क्या प्रकृति को प्रभावित नहीं करता था। पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मानव था वो प्रकृति पर पूर्ण रूप से क्या निर्भर था। पहले के टाइम पे अगर बारिश नहीं आ रही तो जो मनुष्य वो खेती कैसे करेगा, ठीक है ना। तो क्या वो प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है कि जब बारिश ज़्यादा आ जाती है तो क्या जो मनुष्य है जो पानी को स्टोर कर लेता है। जैसे जब जिस दिन वर्षा नहीं होगी या आने वाले टाइम में वर्षा नहीं होगी, मानसून का दौर आ रहा है, उसमें अगर वर्षा नहीं हो रही तो जो सिंचाई के लिए वो उस पानी का यूज़ कर सकता है जो उसने स्टोर करा है, ठीक है ना। ये आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, जो मानव था वो सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वो किसी भी प्रकार से क्या प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था। और इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ज़्यादा शक्तिशाली थी और मानव क्या है, और मानव कम शक्तिशाली था, यानी कि जो प्रकृति है वो मनुष्य को अपने अनुसार चलाती थी, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण है क्या। जो हमने अभी निश्चयवाद की स्थिति देखी, हमने अभी कुछ देर पहले की स्थिति देखी, पर्यावरण निश्चयवाद, जो क्या मनुष्य प्रकृति से डरकर रहता था, हम उसी स्थिति को क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। उसी स्थिति की हम बात करें तो निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं,
ठीक है ना। और जब मनुष्य क्या है टेक्नोलॉजी विकसित करके प्रकृति पर में जीत पा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ना। और बल्कि पुराने टाइम पे क्या था, मानव का प्रकृतिकरण वाला दौर चल रखा था, पुराने समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और इस स्थिति के अंदर मानव ने प्रकृति के अनुसार जीना सीखा, यानी प्रकृति के अनुसार उसने जीना सीखा था। ठीक है ना। और मानव के ऊपर प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा था और इसके समर्थक कौन कौन है, आप याद रख सकते हो, रेडजर और हम्बोल्ट। ठीक है ना। इसके समर्थक थे किसके, मानव का प्रकृतिकरण के। अब जो हमारी अगली विचारधारा है वो है संभववाद। इससे पहले हमने नवनिश्चयवाद देखी थी, तो अगली क्या हमारी संभववाद, इसके बाद देखेंगे हम नवनिश्चयवाद। ठीक है ना। हमारी 3 विचारधारा और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है ना। और मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा, इनको आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया उनको याद रखना। ठीक है ना। आप अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश आपको जरूर करूँगा। तो देखते हैं संभववाद को। तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो है विडाल डी लाप्लास। ठीक है ना। हमने इनकी परिभाषा भी देखी, तो संभववाद के समर्थक हैं कौन, विडाल डी लाप्लास। ठीक है ना। आगे हम देखें तो यह विचारधारा निश्चयवाद की आगे की स्थिति का वर्णन करती है, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। यानी जो मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया, उसने अपना विकास किया और समझने लगा कि प्रकृति के जो नियम हैं उसको समझने लग गया। ठीक है। जब मनुष्य अपना धीरे धीरे विकास करता है फिर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है जिससे क्या है, जो प्रकृति पर जो दुर्घटनाएं घटती है प्रकृति की, ठीक है ना, उस पर क्या वो जीत हासिल कर ले। ठीक है ना। मनुष्य से विकास करता गया, उसने क्या टेक्नोलॉजी भी क्या विकसित करता है, वो चले गया। और मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास किया, जो मैंने आपको बताया, और प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यानी अपनी जो आवश्यकता है उसकी ऐसे मनुष्य विकास करता है। ठीक है ना। उसको समझ आ गई जो उसकी आवश्यकता है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है ना। तो उससे क्या, जो प्रकृति पर जो संसाधन है उसको उसने प्रभावित करना शुरू कर दिया और प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है, जो प्रकृति है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मनुष्य उसने अपना विकास कर लिया है। ठीक है ना। और उससे क्या कर पा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को प्रयोग करके वो नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। ठीक है ना। प्रकृति से जो इतने संसाधन उपलब्ध हैं और संसाधन लिमिटेड हैं, ठीक है ना, उनका प्रयोग करके वो क्या अपनी सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि जो मानव का विकास हो चुका है इस विचारधारा में बताया गया है कि इसमें संभववाद में। ठीक है ना। अब इससे जो प्रकृति है वो नुकसान उसको हो रहा है। तो आगे हम देखें, मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। ठीक है ना। बिल्कुल भी उसको डर नहीं था प्रकृति से, बिल्कुल भी, क्योंकि उसने ऐसे साधन विकसित कर लिए जो उससे क्या है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। पहले के टाइम में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो अब कृषि है वो बारिश पर निर्भर रहती है। अब आज के टाइम पर क्या कर लिया, उन्हें ऐसे साधन विकसित कर लिया कि जब बारिश होती है तो क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है। जब बारिश नहीं होती जिस समय, तो उस टाइम पर क्या करता है, वो स्टोर किए गए पानी का प्रयोग में ले आते हैं। ठीक है ना। तो वही बता रहा हूँ कि जो मनुष्य और प्रकृति स्वतंत्र होकर वो रहने लगा और अपने अनुसार क्या पृथ्वी यानी प्रकृति को बदलने लगा। पृथ्वी कह सकते हो, अपने अनुसार क्या पृथ्वी को वो बदलने लगा और पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना वो सीख गया। ठीक है ना। मैंने आपको जो बताया है वही सब बातें यहाँ पर लिखी है। ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं बताया गया कि आपको इसमें बताया गया जो मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया और प्रकृति के नियमों को समझने लग गया और उससे क्या जो संसाधन थे प्रकृति पर उसका उपयोग वो करने लगा और इससे क्या है अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करने लगा। ठीक है ना। और इससे क्या जो प्रकृति से ज़्यादा नुकसान होने लग गया। अब जो मनुष्य था वो बिल्कुल भी प्रकृति पर निर्भर नहीं था। ठीक है ना। इतना ही बताया गया इसमें और इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है प्रकृति का मानवीकरण। ये संभववाद से ही निकल के आता है हमारा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ना। तो देखते हैं इसे, तो प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। ये बात है, जब मनुष्य अपना विकास करने लगा तो उसने क्या किया, जो प्रकृति के नियम है उसको समझने लग गया और क्या उसको प्रभावित करने वो लग गया। ठीक है ना। अगर हम देखें तो नियतिवाद विचारधारा में जहाँ मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, हमने देखा अभी नवनिश्चयवाद। ठीक है। सो नवनिश्चयवाद नहीं, निश्चयवाद हमने देखा था, यानी जिसको हम नियतिवाद भी कहते हैं वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो नियतिवाद विचारधारा थी उसमें क्या था, जहाँ मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने क्या किया, पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसे ही क्या प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। पहले क्या वो प्रकृति को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना। और अब क्या है, वो उसने अपने साधन विकसित कर लिए, टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, तो अब क्या कर पा रहा है, वो पृथ्वी या प्रकृति को अपने अनुसार क्या है परिवर्तित कर पा रहा है। ठीक है ना। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा एलिंग प्लेनेट वाला चैप्टर में यही बताया गया कि जो मनुष्य ने किस प्रकार से जो पृथ्वी है उसके जो संसाधन है उसको उपयोग कर लिया, उसको किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया है। पहले पृथ्वी की हेल्थ कितनी अच्छी थी और अब उसकी हेल्थ कैसे हो चुकी है। ठीक है ना। आपने द एलिंग प्लेनेट वाला चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है, जो मनुष्य ने अपना विकास किया और क्या करा, उसने
पृथ्वी को अपने अनुसार क्या परिवर्तित कर लिया, सीख गया, ठीक है। प्रकृति के नियमों को समझकर उसने जो पृथ्वी है उसको परिवर्तित करना सीख लिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। अब अगली जो विचारधारा आती है वो है नवनिश्चयवाद, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि भूगोलवेता ग्रिफिक टेलर, यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक है, क्या नाम है यहाँ पर, ग्रिफिक टेलर यहाँ पे, ठीक है। आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। जो नवनिश्चयवाद है, इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की है जिसका क्या नाम है, नवनिश्चयवाद, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, दो विचार जो हमने पढ़े, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता, ये बताती है कौन, नवनिश्चयवाद वाली विचारधारा जो ग्रिफिक टेलर ने क्या प्रस्तुत की है। अब उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिए है। अब इन्होंने रुको और जाओ का नाम, निश्चयवाद का नाम भी क्यों इन्होंने दिए है, ठीक है ना, तो वो समझते हैं, ठीक है ना। पहले तो देखो, इन्होंने रुको और जाओ को निश्चयवाद का नाम इसलिए दिया है इस विचारधारा को कि जहाँ हमें लगे कि हमने प्रकृति को ज़्यादा नष्ट कर दिया है, क्या जो संसाधन है बहुत लिमिटेड है, उसको उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसको उपयोग करने से क्या है, दिक्कत हो सकती है, तो वहीं पर हमें क्या रुक जाना चाहिए, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और फिर क्या, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको बिना कुछ छेड़छाड़ करे, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर की जा रही है, उस वक्त हमें रुक जाना है, फिर आगे बढ़ना है और जाओ, ठीक है ना। रुको और जाओ, समझ गए होंगे इसको कि रुको और जाओ का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। और नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, जो ग्रिफिक टेलर ने क्या इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो देखते हैं इसे आगे। तो इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मानव को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। वही बात है कि जो मनुष्य ना पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है ना, और जो प्रकृति है ना ही वो पूरी तरह से मानव को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल बीच का रास्ता है, ठीक है ना। मानव का अपना विकास भी करता रहे और प्रकृति को दिक्कत भी नहीं, प्रकृति दूषित भी ना हो, जो हमारी प्रकृति है उसको नुकसान भी ना हो, ठीक है ना। यही हमारी बताती है नवनिश्चयवाद वाली विचारधारा। क्लियर यहाँ तक। और इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि हम जो प्रकृति के नियम हैं उसको समझ गए, ठीक है ना, और समझकर हम क्या प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वही आपका संसाधन वगैरह की जानकारी लेगी, कौन से संसाधन ज़्यादा है, कौन से कम है, हमें कैसे कौन से संसाधन को उपयोग कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और नए नए जो साधन उनको विकसित कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ क्या इनको समझ गए, जो हमारे प्राकृतिक नियम उनको उसका पालन करके अगर हम समझ गए, तो हम क्या प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे हम देखें तो हम ऐसी संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण की हानि ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे ना भी लगा लेना, यानी जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाती, हम वैसी संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद। यानी प्रकृति को नुकसान भी ना हो और मनुष्य अपना विकास भी कर ले, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर ले, यानी बिल्कुल बीच का रास्ता। तो इसी को हम क्या कहेंगे, नवनिश्चयवाद हम कहेंगे, ठीक है। तीनों विचारधाराएं थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता भी दी अच्छे से, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का ही है कि समय के गलियारों से मानव भूगोल, ठीक है ना। मैंने आपको जो इतने भी एनसीईआरटी में आपको जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए इससे पहले के, ठीक है ना। तो क्या आपका बिल्कुल भी एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं किया जा रहा है, जैसे आप सोचो कि टॉपिक आपका स्किप हो रहा है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास 12th है, बोर्ड की क्लास है, इसलिए क्या बिल्कुल भी टॉपिक हमने स्किप नहीं करे हैं। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या, समय के गलियारों से मानव भूगोल। यानी कि जो मानव भूगोल है वो समय के गलियारों से किस प्रकार घूमा है, किस प्रकार से जो मानव भूगोल का समय समय पर विकास होता रहा है, तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। आपकी बुक में टेबल भी दे रखी होगी, आप देख सकते हो किस प्रकार से जो मानव भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है, इसका विकास किस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो जो पहली टेबल है वो इसी बारे में बता रही है। तो देखते हैं इसको कि पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकी के रूप से पारिस्थितिकीय निकेतन में मानव के उदय के साथ आरंभ हुए। मतलब कि जो मानव भूगोल है उसका जो आरंभ हुआ है वो मानव के उदय के साथ ही हुआ है। जब वो विभिन्न पर्यावरण में क्या है वो पर्यावरण में रहने लग गया, नहीं वो अनुकूलन करने लग गया अपने आप को, ठीक है ना। वो प्रतिकूल स्थिति में भी रहने लग गया, यानी पर्यावरण से बिल्कुल अनुकूल हो गया, ठीक है ना। वो अब इसमें क्या रूपांतरण होता रहता है पर्यावरण में, फिर भी क्या वो उसमें रह लेता है। तो इसी प्रकार से क्या विभिन्न पारिस्थितिकी में क्या है जब मानव का उदय होता है, तो जब इसी कैसे क्या है मानव भूगोल का क्या आरंभ होता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ा था जब जैविक घटकों का अजैविक घटक के साथ जो संबंध जिसे हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हम कहते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या जो मानव का उदय होता है इसी को हम क्या कहते हैं, यानी जब इससे क्या है मानव भूगोल का उदय हुआ है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर की जा रही है, आप समझ गए होंगे, सिंपल सी लैंग्वेज है।
आगे हम देखें तो मानव के अस्तित्व में आने से ही क्या मानव भूगोल की शुरुआत हुई है, मैंने आपको बता दिया। जैसे मानव अस्तित्व में आएगा तो क्या है, भौतिक चीज़ों से क्या वो प्रयोग में लाता रहता है, यानी दोनों को जो अंतर संबंध है उसी को हम कहते हैं मानव भूगोल कहते हैं। जैसे मानव अस्तित्व में आता तो तभी क्या है मानव भूगोल की शुरुआत हो जाती है। और मानव भूगोल के विषय में समय के साथ परिवर्तन आया है, ठीक है ना, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में क्या ज्ञान भी सीमित था, यानी कि जो मनुष्य है और जो मनुष्य उसका समाज में जो अनोन्य क्रिया थी बिल्कुल ना के बराबर थी, ठीक है ना। इस समाज के बीच जो मनुष्य उसकी जो हम कहते हैं कि बातचीत होती है, गतिविधि होती है, जो भी है वो बिल्कुल ना के बराबर थी और एक दूसरे के बारे में क्या ज्ञान भी सीमित था समाज में, ठीक है ना। अब घर में पढ़ा तो वह व्यक्ति घर में ही पढ़ा है, पहले के ज़माने की हम बात कर रहे हैं। और यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा, यहाँ पे भाषा की जगह यात्रा कर लेना, ठीक है ना, कि जो यात्री और अन्वेषक थे अपनी यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते थे, यानी कि जब वो यात्रा करते थे, यानी जो यात्री और अन्वेषक थे, जब उनके यात्रा में जो भी उनको चीज़ नई नई दिखती थी उसको क्या वो नोट कर लेते थे, उसका क्या प्रचार प्रसार वो क्या करते थे, ठीक है ना। आगे हम देखें तो 15वीं शताब्दी के अंत तक में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास शुरू हुए, यानी कि जो अन्वेषण यानी कि लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अलग अलग जगहों को, अलग अलग चीज़ों को, ठीक है ना। जो अन्वेषण तो उसके प्रयास शुरू हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में जो मिथक थे, यानी जो अफवाहें फैली हुई थी और जो रहस्य थे वो खुलने शुरू हुए, जब लोगों ने क्या है एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया चीज़ों का या क्षेत्रों को, जब क्या जो देश के बारे में जो मिथक थे, ठीक है ना, वो खुलने लगे और जो लोगों के बारे में जो मिथक थे वो भी सब खुलने लगे, ठीक है ना। जो रहस्य था सब खुलने लग गया जब मानव घूमने लगा। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि समय समय पर क्या मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हो रहा है। पहले मनुष्य घर में ही रहता था, अब बाद में क्या वो घूमने लगा, यात्रा करने लगा, फिर क्षेत्रों को प्रचार प्रसार करने लगा जो हमने अपनी यात्रा में देखा, ठीक है ना। फिर अन्वेषणों पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा यूरोप में। फिर जो लोगों के देश हो जो लोग थे उनके बीच में जो मिथक थे, जो रहस्य थे वो खुलना शुरू हो गए, ठीक है ना। आगे हम देखें तो उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की, यानी कि जो लोग अपनी सीमा के बाहर दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे उसने क्या किया, अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधन तक पहुंच हो सके। यानी कि जो लोग जो हमारे ब्रिटिश थे जिनने भारत पर क्या अपना अधिकार जमा रखा था, कब्जा कर रखा था, हमें गुलाम बना रखा था, तो हमारे जितने भी संसाधन थे उसने क्या किया, उसने बहुत प्रयोग में गए, लगभग सारे संसाधन उसने क्या ख़त्म कर दिए हमारे देश के, ठीक है। जब जो हमारा देश था वो आज विकास नहीं, मतलब विकासशील देश, जब हमारा देश था वो अविकसित देश था, ठीक है ना। अब तो विकास कर रहा है, विकासशील देश की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो हमारे जो ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, भारत के जितने संसाधन थे उसका सारा प्रयोग कर लिया था, ठीक है ना। वही बताया जा रही है कि जो उपनिवेशिकों ने क्या किया, अन्वेषण को आगे बढ़ाया। अब अन्वेषण से पता चलता है कि विभिन्न भागों में क्या है, कैसे संसाधन है, ठीक है ना। तो ये सब पता चलता है। अंग्रेजों को पता चला, खुदाई करी उन्होंने कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन है, तो उनका उपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यानी कि उपनिवेश युग ने क्या किया, मानव भूगोल के जो हम कहते हैं उसमें भी क्या उन्होंने गति प्रदान करी। जो मानव भूगोल है उसको जानने में, उसको समझने में तो मानव भूगोल हम कह रहे हैं, यानी कि अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान किसने की, उपनिवेशिक युग ने, ठीक है ना। आगे हम देखें तो मानव भूगोल की कुछ विचारधाराएं हैं, तो उसको देखते हैं। पहली है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी, यानी कल्याणपरक को मानवतावादी विचारधारा भी कहते हैं, मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं। तो उसमें क्या है कि इसका संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों, यानी जो मनुष्य है, जो समाज है, उसका कल्याण से संबंधित क्या है, जो मानवतावादी हमारी विचारधारा मानव भूगोल के अंतर्गत ये आती है, ठीक है ना। इसमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष शामिल। इसमें जो आवास हो गया, मनुष्य जो उसको आवास मिलना चाहिए, उसकी जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको मिलनी चाहिए, शिक्षा जैसे जो पक्ष हैं वो शामिल है इस वाली विचारधारा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत, ठीक है ना। आगे हम देखें तो वह अमूलवादी, इसको हम रेडिकल भी कहते हैं। तो इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या को पर रोक लगाकर मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। यानी जो हमारा समाजवाद सिद्धांत है कि जो राज्य है, जो संसाधन उस पर राज्य का स्वामित्व रहेगा, निजी स्वामित्व नहीं रहेगा, और जो समाज है उसमें बराबर या हिस्सेदारी होगी संसाधनों की, ठीक है ना। ये हमारी मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके अच्छे से क्लास 11th में, है ना, आप जानते भी होंगे। तो क्या मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया। जो हमारी अमूलवादी विचारधारा है वो कहती है जो निर्धनता के कारण जो मनुष्य के संग असमान व्यवहार किया जाता है, उसके संग अन्याय किया जाता है, उसको खत्म करके मार्क्स सिद्धांत का उपयोग किया, ठीक है ना। यही क्या अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा है। और 1970 के दशक में क्या था, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का
उदय हुआ था, ठीक है ना। ये वाली विचारधारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मानवतावादी और आमूलवादी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखना। तो जब मैंने आपको बताया अभी, उनका जो उपयोग है वो मुझे, इनका जो उदय है वो 1970 के दशक में हुआ था। आप हमें टेबल दे रखी होगी, इसमें आपको लाइन वाइज बता रखा है किस प्रकार से जो मानव भूगोल है उसका विकास हुआ है, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर समझना है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे हम देखें तो जो आपका अगला टॉपिक है वह मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या है? तो यहाँ जो आपका इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपका क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र है, और इस साइड पे जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका क्या है उपक्षेत्र है। तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये सब आता है आपका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है ना। और आपका है नगरीय भूगोल, इसके उपक्षेत्र नहीं है। आगे हम देखें तो राजनीतिक भूगोल, इसमें आपका है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसकी भी आपको टेबल मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में, ठीक है ना। अगला आपका जनसंख्या भूगोल आपका है आवास भूगोल। अब आपका आता है अगला है आर्थिक भूगोल, इसमें क्या है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये सब आपका आता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अब इन सब के बारे में क्या पढ़ोगे, ठीक है ना, अच्छे से। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो थी ये समाप्त होती है। हमने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर लिया है, ठीक है ना। आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना। अगर वीडियो में कुछ सुधार करने की जरूरत है मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।